हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे हुए वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो हमारा एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहा है और जिस चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा कि आप पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं। ये क्लास 11th का चैप्टर है, लास्ट यूनिट में है और इस चैप्टर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर काफ़ी इजी है, आपको यहाँ पर नाम थोड़े से टफ लग सकते हैं क्योंकि हम इसमें ब्रेन के पार्ट्स के बारे में समझेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स के बारे में समझेंगे और उनके नाम जो होंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो आपको नाम के अलावा बाकी सब कुछ बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। और वैसे भी चैप्टर में इन्फॉर्मेशन बहुत टफ नहीं है, सिर्फ नाम टफ है, ठीक है। तो नाम का कुछ ऐसा है कि आप अपने अपने तरीके से याद कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप ये करिए वो करिए, जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। या फिर आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक पेपर पे लिख के टेबल पे चिपका लेते हैं या कुछ पॉकेट में रख लेते हैं या बार बार रिपीट करते हैं, कोई वॉइस रिकॉर्ड करता है, तो आप अपने तरीके से नामों को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कंट्रोल तो सिंपली किसी भी फंक्शन को डिक्टेट करना कि कौन सा काम कब और कैसे होगा, इसी को हम कंट्रोल बोलते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब होता है मिलकर काम करना, टू वर्क टुगेदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कॉमन गोल है, उस कॉमन गोल की तरफ अलग अलग लोग मिलकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है ना, स्कूल में आपका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल हर सब्जेक्ट का एक डिपार्टमेंट होता है, फिर इसके अलावा प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा वहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है ना, इसके अलावा वहाँ पे साफ़ सफाई करने वाले भैया दीदी होते हैं। तो अब ये सब मिलके क्या चाहते हैं कि स्कूल सही तरीके से चले, स्कूल अच्छा चले, स्कूल बेटर बने, स्कूल ग्रो करे और सब लोग अपना अपना काम परफेक्टली करते हैं, ठीक है। अब इनको कब कौन सा काम करना है, कितना करना है और कैसे करना है, एक दूसरे के काम में कैसे हेल्प करना है, इसके लिए एक बॉडी होती है, एक पर्सन होता है ऊपर में जो बैठा होता है, जैसे प्रिंसिपल होता है, तो वो सबको गाइड करता है। तो वैसे ही बॉडी में भी हमारे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन सब का मिलके एक ही काम होता है, सर्वाइव करना, जिंदा रहना। तो हमारी बॉडी का एक ही गोल है, सर्वाइव करना, जिंदा रहना, ठीक है। तो अब सारे ऑर्गन मिलके अपना अपना काम करते हैं। हार्ट पंप करता है, लंग्स सांस लेते हैं, है ना, आंखें देखती हैं, अपने आप को बचाती हैं, हाथ पैर जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं और सब बस यही चाहते हैं कि एक सही तरीके से बॉडी फंक्शन करती रहे और सर्वाइवल चलता रहे, है ना। कोऑर्डिनेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ना, कार ड्राइविंग। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कार ड्राइविंग। कार जब आप ड्राइव करते हो तो जिनको कार चलाना आता होगा या जिनके घर पे कार होगा, इतना एक नॉलेज तो सबको होता है कि 3 लीवर होते हैं पैर के पास, 2 पैर होते हैं, 3 लीवर होते हैं। इसके बाद एक आपके पास गियर होता है, एक्सेलरेटर होता है, इसके अलावा आपके पास स्टीयरिंग व्हील होता है, उसके बाद 2-3 नॉब्स होते हैं जिसको बार बार कंट्रोल करना पड़ता है। दोनों आँखों से सामने देखना पड़ता है, इधर के मिरर में, इधर के मिरर में, पीछे के मिरर में, और इसके अलावा आपको फिर सुनना भी होता है और सब कुछ मिलकर एक ही काम करते हैं, गाड़ी को सही तरीके से चलाना। अगर आँखें ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, कहीं चूक हो जाएगी, कहीं कान सुन नहीं पाएंगे, हाथ ठीक से आंखों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, साथ में मिलकर काम नहीं कर पाएंगे कि मान लीजिए सामने कोई आ गया अचानक से और आपके पैर जो है वो ब्रेक पर सही टाइम से नहीं लगते हैं, तो सर्वाइवल खत्म हो जाता है। तो इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। इतना लंबा समझाने का ये मतलब है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हो सकती है कि आज मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाए क्योंकि थोड़ी सी मेरी जो तबीयत है वो ख़राब है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक पूरे एनर्जी के साथ समझाता रहूँ, बट हो सकता है कि थोड़ा आज आपको एनर्जी मेरा कम लगे, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फ्रॉम एडवांस, ठीक है। चलिए, अब ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है हमारी बॉडी के अंदर एक कंप्लीट सिस्टम करता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम।
अब सिस्टम वर्ड का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि मल्टीपल ऑर्गन्स मिलके एक काम करते हैं, तब हम उसको सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन्स कैसे हुए? न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व होते हैं, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आँख कान स्किन होता है ना, टंग होता है। ये सब मिलके क्या करते हैं? एक सिंगल गोल की तरफ काम करते हैं और इस सिंगल गोल को साथ में कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ना कि नर्वस ऑर्गन। तो हमारे पास एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन है तो आप उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग इनको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में हम लोग CNS बोल देंगे और इधर पेरिफेरल को शॉर्ट में PNS बोल देंगे। ठीक, सेंट्रल का मतलब सेंटर में है। आपके पूरे नर्वस सिस्टम का सेंटर दो पार्ट है, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। दोनों को ही हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके दो पार्ट हो गए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक शब्द से बना है जिसको बोलते हैं पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, पेरीफेरी का मतलब होता है चारों तरफ। तो चारों तरफ फैला हुआ जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो ऑर्गन्स जो चारों तरफ फैले हुए हैं पूरी बॉडी में, उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये होते हैं नर्व्स। क्या होते हैं? नर्व। नर्व और न्यूरॉन दो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। नर्व का मतलब होता है एक ऐसी ट्यूब जो कि ब्रेन से बॉडी के किसी पार्ट तक जाएगी, जो कि कुछ सेल्स से बनी होती है। उन सेल्स को हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नर्व होती है ये विजिबल होती है, आप इसको देख सकते हैं, जबकि न्यूरॉन को आप ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो नर्व की बात कर रहे हैं। नर्व क्या होगा? नर्व एक तरीके का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइपलाइन है जो न्यूरॉन से बना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं आफेरेंट नर्व और एक को बोलते हैं ईफेरेंट नर्व। ठीक है, एक को बोलते हैं आफेरेंट नर्व, एक को बोलते हैं ईफेरेंट नर्व। ये जो डिवीजन है मैं काफ़ी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको आगे समझने में बहुत आसानी हो जाए। तो इसको ज़रूर अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब आफेरेंट नर्व और ईफेरेंट नर्व में क्या फ़र्क होता है? इनमें से एक जो होता है वो सिग्नल को हम इम्पल्स भी बोलेंगे यहाँ पर। इन सिग्नल को ब्रेन से लेके बॉडी तक लेके जाता है और दूसरा नर्व जो होता है वो बॉडी से ब्रेन तक लेकर आता है। बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मच्छर काट रहा है। ठीक है, अब ये मच्छर जो काट रहा है मुझे फील होगा, तो यहाँ की जो फील है वो ब्रेन तक जाएगी। तो ये क्या हुआ? बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल गया, सिग्नल को हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स। अब ब्रेन को पता चलता है कि मच्छर काट रहा है, तो इसके खिलाफ एक रिएक्शन आएगा। और ये रिएक्शन क्या हो सकता है? ऐसे मच्छर को मारना, या तो ऐसा भी हो सकता है कि इसी को ऐसे मूव कर देना। ठीक है, इसी हाथ को मूव कर देना, तो एक रिएक्शन आएगा। अब रिएक्शन के लिए सिग्नल जाएगा ब्रेन से बॉडी पार्ट तक और बॉडी पार्ट जो है अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। तो एक ये वाला सिग्नल हो गया जो ब्रेन से बॉडी की तरफ जा रहा है। तो अब इसमें से कौन सा जो है वो ब्रेन से बॉडी और कौन सा बॉडी से ब्रेन जाता है, उस नर्व को पहचानते हैं। ठीक है, एक इसको याद करने का मेरा एक तरीका है कि जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आफेरेंट। ठीक है, क्या होगा? आफेरेंट। आ मतलब कोई बुला रहा है ना? कौन बुला रहा है? देखो, आपको कोई बुलाएगा तो कब जाओगे? जब आपको बुलाने वाला आपसे सुपीरियर होगा ना। आपकी मम्मी बुलाती है तो जाते हो, दोस्त भैया छोटा भाई बुलाता है तो कोई नहीं जाता है। ठीक है, स्कूल में टीचर बुलाते हैं तो हम जाते हैं। तो हमेशा सुपीरियर कोई बुलाएगा तो जाएंगे। तो ब्रेन सुपीरियर है, ब्रेन बुलाता है, और जब ब्रेन बुलाता है तो सिग्नल जाता है। तो बॉडी से जब ब्रेन की तरफ सिग्नल जाता है तो ब्रेन बुला रहा होता है, इसीलिए आफेरेंट नर्व जो होगा वो
बॉडी टू ब्रेन होगा, बॉडी टू ब्रेन होगा। और इधर इफेरेंट वाला ब्रेन टू बॉडी हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रेन से बॉडी हो गया और दूसरा वाला बॉडी से ब्रेन हो गया, दो तरीके के नर्व हो गए। ठीक है, चलिए अब आपको ये पता होगा, आपको ये पता होगा, कलर चेंज करके लिखते हैं कि देखिए ये अफेरेंट नर्व जो है वो क्या करेगा, किसी चीज़ को फील करेगा। जैसे मैंने बोला कि मच्छर जो है वो आपको काट रहा है और मच्छर के काटने को आप फील कर पा रहे हो, आप सेंस कर पा रहे हो। ठीक है, तो जो अफेरेंट नर्व होता है वो सेंस करने का काम करता है। तो जिन न्यूरॉन से ये बनता है उन न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जो सेंस करने का काम करेंगे उनको हम सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, इफेरेंट नर्व क्या करेगा, ब्रेन से बॉडी की तरफ एक सिग्नल लेके जाएगा और इस सिग्नल के अकॉर्डिंग बॉडी जो है वो मूव करेगी, अपना काम करेगी। तो किसी चीज़ को मूव कराने के लिए क्या चाहिए होता है, मोटर चाहिए होता है ना। तो ये वाला नर्व जो है वो स्पेशल टाइप के न्यूरॉन से बनेगा, इसको हम मोटर न्यूरॉन कहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको क्लियर है, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये जो इफेरेंट नर्व होता है ये दो तरीके के होते हैं, है ना। एक ऐसे नर्व जो ऑटोमेटिक काम करेंगे, ब्रेन आपके मर्जी के बिना काम करेगा, आपको पता नहीं चलेगा और ब्रेन सिग्नल भेजता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, ब्रेन सिग्नल भेजता रहेगा, काम होता रहेगा, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक बोलते हैं, है ना, ऑटोनॉमिक बोलते हैं। और जो दूसरा वाला होता है जो आपकी मर्जी से काम करता है, जो आपको पता चलता है, आप सोचते हो तब होता है, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप होगा, जैसे कि आपका दिल धड़क रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, आप थोड़ी ना आप एक एक बीट को कंट्रोल करते हो अपनी मर्जी से कि अभी धड़कना चाहिए, अभी नहीं धड़कना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक होता है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है। खाना आप खाते हो, निगलने के बाद अपने आप वो पच जाता है, अपने आप वो बॉडी में आगे बढ़ता रहता है, ये भी ऑटोनॉमिक है ना। आपको सलाइवा आता है, आपको पसीना आता है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। तो ये जो सिग्नल्स ब्रेन भेजता है इन सारे कामों को करने के लिए, उन नर्व को हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्व या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब दूसरा वाला होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का मतलब होता है जिसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अपना हाथ हिला रहा हूँ, चल रहा हूँ, कुछ खाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो अपने कंट्रोल में होता है। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक को हम दो पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को बोलते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए इसका क्या मतलब है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो तब काम करता है, मेरे याद करने का तरीका है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब आपको कोई सिंपैथी शो कर रहा होगा। ठीक है, सिंपैथी कब शो करता है, देखिए दो कंडीशन होती है बॉडी में नॉर्मली, दिल के धड़कने की, सांस के चलने की, दो मेजर कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है नॉर्मल वाली, जहाँ पे नॉर्मली बॉडी जो है वो काम कर रहा होता है, नॉर्मल दिल धड़क रहा है, मिनट में 72 बार धड़क रहा है ना, आप 15-20 बार सांस ले रहे हो, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद एक होता है इमरजेंसी का कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन में 100 के पार हो जाता है हार्ट बीट, आपको तेज भागना पड़ रहा है ना, पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, एग्जाम का लास्ट 5 मिनट बचा है और आपके 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और या आप ऐसे चैटिंग कर रहे हो और आपको पापा देख लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है। और इसमें हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है,
जाती है। तो बॉडी दो तरीके से बिहेव करती है, नॉर्मल कंडीशन में और इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है। तो क्योंकि ब्रेन इसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, आप हार्ट बीट कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हुआ, दोनों ही, इमरजेंसी वाला भी और नॉर्मल कंडीशन वाला भी। तो इमरजेंसी वाले को सिंपैथेटिक कहते हैं। तो सिंपैथेटिक कैसे याद रखेंगे, देखिए कि मान लीजिए मैं यहाँ से अभी बाइक से निकलता हूँ। अब बाइक से निकलने के बाद क्या होगा कि मान लो ऐसे ये रोड है, यहाँ पर रोड के पास में कोई गाय वाय आ जाती है, और जैसे ही गाय आती है मैं थोड़ा ब्रेक लगाता हूँ, लेकिन गिर जाता हूँ, मैं गाड़ी से गिर गया, ठीक है। अब जब गाड़ी से गिर गया तो थोड़ी चोट वोट लगेगी, मेरे को पैर वैर हो सकता है थोड़ा छोटा सा फ्रैक्चर आ जाए, उसमें कुछ हो जाए। अब मेरी बॉडी में इमरजेंसी आ गई है। अब इस इमरजेंसी में क्या करते हैं, अब भाई मैं गिरा हूँ ना, कोई और गिरी होती तो उसको उठाते, मेरे को क्या करेंगे, मेरे को देखेंगे और बोलेंगे अरे बेचारा गिर गया, बेचारा गिर गया, मतलब सिंपैथी शो करेंगे, ठीक है। कोई उठाने भी शायद ही आएगा, फिर मैं अपना बाइक खुद ही उठाऊंगा, बाइक उठा के फिर साइड में जाऊंगा, साइड में जाने के बाद मोबाइल देखूंगा, टूटा नहीं होगा तो मैं किसी को कॉल करूंगा, उसको फिर बुलाऊंगा कि भाई आ जा, मेरे को हॉस्पिटल ले जाने। तो ये जो इमरजेंसी कंडीशन है, इसी को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक, है ना। जैसे मान लो कि आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो, मैं दूर से देखूंगा, बोलूंगा अरे बेचारे के पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, हो गया, ठीक। आपको मार पड़ रही है स्कूल में मार पड़ रही है, आपको कोई देख रहा है और बोलेगा अरे बेचारे को मार पड़ रही है, तो सिंपैथी शो करते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में हमेशा लोग सिंपैथी शो करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो जब सिंपैथी शो करते हैं तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल है, आसान है। इसमें होता क्या है कि अब यही वाला एग्जांपल देखिए कि गाड़ी से मैं गिर गया हूँ। अब अभी तो हम एक सिविलाइज सोसाइटी है, वो बोलने की बात है कि कोई आएगा नहीं उठाने, ऑब्वियसली आते हैं लोग। अब आप समझिए कि आप जब जंगल में रहते रहे होंगे, तो मतलब हम लोग तो नहीं रहे, हमारे पूर्वज ही रहते होंगे, उन्हीं से हम लोग बने हैं। तो उनकी बॉडी में क्या होता होगा कि कभी ना कभी चोट लगती होगी जंगल के बीच में, और वो जंगल के बीच में चोट लगना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने आप को सेफ प्लेस तक पहुँचाने के लायक उनके अंदर, बॉडी के अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो जब शुरुआत में चोट लगती है तो बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन नाम के। और इसके अलावा उस कंडीशन में ब्रेन का एक स्पेशल पार्ट जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो काम करता है, ताकि आप अपने आप को एक सेफ प्लेस तक पहुंचा सकें, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक, जब नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाएंगे तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। सिंपैथेटिक से नॉर्मल लाने में, इमरजेंसी कंडीशन से नॉर्मल लाने में, मतलब 120 बीट्स पर मिनट में हार्ट धड़क रहा है, तो उसको फिर से 72-75 लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम करता है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली उतने हाई पिच पर हम लोग हार्ट को बीट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। आप चाहे तो ब्रेन को फिर और डिवाइड कर सकते हैं फोर मिड और हाइंड ब्रेन में, जो कि हम आगे करेंगे ऑब्वियसली। तो एक मेजर सा एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी को आप ज़रूर देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से एक स्पेशल टाइप के सेल से बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए दो सेल की ज़रूरत पड़ती है, एक को बोलते हैं न्यूरॉन, और न्यूरॉन के साथ कुछ और सेल होते हैं, उनको बोलते हैं ग्लायल सेल, ठीक है। न्यूरॉन तो आपने सुना होगा, बचपन से सुने। एक ग्लियल सेल या ग्लायल सेल, उसको आप जैसे उच्चारण करना चाहें, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। तो एक ग्लायल सेल क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम के ऐसे सेल्स जो कि न्यूरॉन नहीं है, न्यूरॉन के अलावा ऐसे सेल्स जो नर्वस सिस्टम बनाने का काम कर रहे हैं, उनको हम ग्लायल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको आगे कुछ सेल्स के नाम पढ़ने को मिलेंगे। तो ब्रेन या नर्व या स्पाइनल कॉर्ड के आसपास ऐसा कोई भी सेल होगा जो न्यूरॉन नहीं है, उसके अलावा कोई सा भी नाम होगा, जैसे कि एक एस्ट्रोसाइट है, एक श्वान सेल है, तो ये सारे सेल्स को एक साथ हम बोलते हैं ग्लायल सेल। 4-5 टाइप के ग्लायल सेल्स हैं जो हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हमको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से शुरू करना है सबसे पहले, क्योंकि न्यूरॉन ही आपका पूरा मेजर पार्ट बनाता है नर्वस सिस्टम का। आपके सारे नर्व न्यूरॉन से बने हैं, स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन से बना है, और ब्रेन जो है वो भी एंटायरली न्यूरॉन से बना है। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो पूरे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। तो न्यूरॉन का एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन होता है एक न्यूरॉन का, ठीक है। देखते हैं। अब आपको कुछ नाम तो इसके पहले से पता होंगे, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है ना, और कुछ नाम हो सकता है कि शुरू में आपको नए से लगेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं।
कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, चलिए ठीक। चलिए, ये स्ट्रक्चर आप चाहें तो साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो आप वेट कर सकते हैं। बस ये लास्ट स्ट्रक्चर, इसके बाद हम लोग एक एक करके डील करते हैं इनके पार्ट्स के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपने कुछ का नाम तो ज़रूर सुना होगा। देखिए जैसे कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इधर ऐसे जो पूंछ निकला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, इसका नाम क्या है? डेंड्राइट। ठीक, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा बड़ा सा हिस्सा, इस बड़े से स्ट्रक्चर को, इतने बड़े स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक, सेल बॉडी में ये बीच का साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोन। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। इसके बाद ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक, अब यहाँ तक आपने नाम सुना होगा। अब देखिए, इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन, या एक्सॉन टर्मिनल भी कहा जाता है, या आप एक्सॉन टर्मिनल के अलावा डेंड्रॉन भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आज मैंने जैसे पहले बताया कि आवाज़ थोड़ी सी आपको डाउन मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए कि इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं। आपको ये छोटे छोटे डॉट देखने को मिल रहे हैं, थोड़े से पिंकिश जो कलर के हैं, इनका नाम है निस्सल ग्रैन्यूल, निस्सल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, ये सारे नाम आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में देखने को मिलेंगे। अब ये जो वाइट सा ऐसा कवर बना है एक्सॉन के ऊपर, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ के बीच में जो ग्रीन कलर मैंने बनाया है, ये एक टाइप का सेल है, इसको बोलते हैं श्वान सेल। तो ये हो गया एक तरीके का ग्लायल सेल, क्योंकि एक सेल है और न्यूरॉन नहीं है। न्यूरॉन के अलावा जो भी सेल आएंगे उनको हम ग्लायल सेल बोलेंगे। तो इस सेल का नाम श्वान सेल है। श्वान साइंटिस्ट है, श्लाइडेन और श्वान का नाम आपने सुना होगा। तो वही जो श्वान है, उन्होंने इस सेल की खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर इस सेल का नाम रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये श्वान सेल के बाद ये देखिए, आपको बीच में छोटा गैप दिख रहा होगा माइलिन शीथ के बीच में। अब ये जो गैप है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रणवीर सिंह। ठीक है, तो इसका नाम है नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, लास्ट में एक स्ट्रक्चर बच गया, ये आखिरी में गोला, इसको आप शॉर्ट में बल्ब बोलिए। इसके बहुत सारे नाम हैं, टर्मिनल बल्ब, साइनेप्टिक बल्ब, एक्सॉन एल्ड बल्ब, डेंड्राइटिक बल्ब, बहुत सारे नाम हैं। हम लोग सिंपली बल्ब बोल देते हैं। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। तो इतने स्ट्रक्चर के नाम आपके बुक में भी दिए हुए होंगे। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि इनका काम क्या है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं सिग्नल के स्टार्ट होने से। ठीक है, तो आपकी पूरी बॉडी में ऐसा न्यूरॉन भरा हुआ है, सब जगह भरा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए ये वो वाला न्यूरॉन है जहां पर आपको इम्पल्स स्टार्ट हो रहा है। अब ये इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स का मतलब सिग्नल। ठीक है, जो फीलिंग आती है ना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है, तो जो सुनने का फील है, इसको इम्पल्स बोलते हैं। देख रहे हैं तो देखने का फील है, उसको इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि वही मच्छर काटने का एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर मुझे मच्छर काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूरॉन होगा जहाँ पर मच्छर काट रहा है, वो पहला न्यूरॉन, उस पहले न्यूरॉन के इस वाले हिस्से से यहाँ से सिग्नल स्टार्ट होता है। ठीक है, इस स्टार्ट वाले सिग्नल को बोलते हैं एक्सॉन हेलॉक, इसका नाम है एक्सॉन हेलॉक। ठीक है, अब यहाँ से सिग्नल आगे बढ़ता है, सिग्नल आगे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, अब डेंड्रॉन के बल्ब तक पहुँचता है। अब इस न्यूरॉन के आगे एक और न्यूरॉन होगा ऐसे करके। ठीक है, एक और न्यूरॉन होगा। अब यहाँ से सिग्नल पहुँच जाता है यहाँ। ठीक है, और ऐसे ही करते 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 चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और सिग्नल ऐसे करते करते ब्रेन तक पहुँचता है। और ब्रेन से जब बॉडी के किसी पार्ट तक सिग्नल आएगा तो भी इसी तरीके से आएगा। ठीक है, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो इसका नाम है साइनेप्स। किसका नाम? ये जो बीच में गैप है दो न्यूरॉन के बीच में, उसका नाम है साइनेप्स। अगले वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है, इस वाले न्यूरॉन के बल्ब से सिग्नल को कैच करेगा। बल्ब क्या करता है? अगले न्यूरॉन में सिग्नल को ट्रांसफर करता है, और डेंड्राइट क्या करता है? सिग्नल को कैच करता है, और उसके बाद ये साइटोन से होते हुए सिग्नल आगे बढ़ जाएगा। बेसिक सा काम है। ठीक है,
यहाँ तक सिंपल है। डेंड्राइट सिग्नल कैच करता है, बल्ब ट्रांसपोर्ट करता है, ये एक पाथवे है, स्टार्ट जो पहला न्यूरॉन होगा वहाँ से एक्सॉन हेलॉग से स्टार्ट होगा। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको निसल ग्रैन्यूल दिख रहा है। निसल्स ग्रैन्यूल जो है, निसल नाम के ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने खोजा था, उनके नाम पे हमने निसल्स ग्रैन्यूल इसका नाम रख दिया है। अब ये जो निसल्स ग्रैन्यूल होते हैं वो एक्चुअली में कुछ नहीं होते, सिर्फ राइबोसोम होते हैं। तो क्या है ये क्या है? राइबोसोम है। आपको राइबोसोम का पता होगा काम कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अब आप बोलोगे कि इसको राइबोसोम ही नाम क्यों नहीं रख दिया, निसल ग्रैन्यूल क्यों रख दिया? तो देखिए क्या होता है कि ये सेल का जो स्ट्रक्चर है इस न्यूरॉन का बाकी सारे सेल से एकदम ज़्यादा अलग है, ठीक है। तो इसमें जो राइबोसोम है जिसको अभी हम निसल ग्रैन्यूल बोल रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग है। अब क्या होता है कि जब साइंटिस्ट पहली बार किसी सेल को देखते हैं, किसी स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उसमें कुछ अलग सा शेप वाला कोई नया चीज़ दिखता है। उनको लगता है कि ये कोई नई चीज़ है, कोई नई चीज़ का नाम उन लोग कुछ नया सा रख देते हैं, जैसे यहाँ पे नाम रख दिया। अब कुछ समय बाद पता चलता है कि भैया ये नया सा जो चीज़ है वो तो वही है, राइबोसोम ही है, लेकिन बस इसका शेप अलग हो गया। शेप अलग होने के कारण नाम गलत हो गया था। अब उसको फिर से वापस राइबोसोम करने के बजाय जिस साइंटिस्ट ने खोजा था उनकी इज्जत रखने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम वही नाम चलाते हैं जो उन्होंने रख दिया था, ठीक है। ऐसे ही आपको जैसे सेल में आप पढ़ेंगे एक गोल्जी बॉडी होता है, तो एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी बोलते हैं, सेम चीज़ को प्लांट सेल में डिप्टीसोम बोलते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग नाम रखने का यही रीज़न है कि जब प्लांट में दिखा होगा पहली बार तो उसका शेप थोड़ा अलग रहा होगा और लोगों को लगा होगा कि प्लांट में कुछ ये स्पेशल चीज़ है, तो उसका नाम डिप्टीसोम रख दिए, तो उस तरीके से उसका नाम बदल जाता है, ठीक है। तो सिर्फ ये राइबोसोम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बच गया हमारा ये शॉन सेल। शॉन सेल इस माइलिन शीथ को बनाता है, ठीक है। ये माइलिन शीथ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इसका फंक्शन है कि ये सिग्नल को फास्ट करता है। ये जनरली प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जनरली का मतलब बाहर हो सकता है, हाथ पैर में हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं होता, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास ये शीट मिलता है। अदरवाइज बिना इस शीट के सीधा एक्सॉन ही देखने को मिलेगा। तो ये शॉन सेल का काम है इस शीट को बनाना, कि किस तरीके से सिग्नल को फास्ट करता है, ये अगले लेक्चर का पार्ट होगा। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि शॉन सेल जो है माइलिन शीट को बनाता है और माइलिन से सिग्नल को फास्ट करता है, ठीक है। दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। तो जब हम इम्पल्स के कैरिंग प्रोसेसेस को देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, तब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में और डिटेल में समझ में आएगा कि यहाँ पर सिग्नल फास्ट कैसे होता है, नोड ऑफ रैनवियर क्या करता है, माइलिन शीट क्या करता है, ठीक है। ये वाला वीडियो आज हम यहीं पर रैप अप करते हैं। आपको ये नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन और उसका डिवीजन और इसके साथ न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आगे हम इनको और डिटेल में और डीप में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, जो भी हैं आप कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा और तब तक थैंक यू वेरी मच।